हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस सुपर सेंसेस। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा ये जो चैप्टर है ये सेंसेस के बारे में है। ये सेंसेस हैं क्या? आपने पहले की क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि सेंसेस क्या चीज़ होती है। आज हम फिर से उस चीज़ को एक बार रिवाइज करेंगे। हमारे मेजरली 5 सेंसेस होते हैं। कितने? बिल्कुल सही, हमारे बिल्कुल 5 सेंसेस होते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें आते हैं हमारे आईज़ का मतलब हमारी ये आंखें जिनसे हम इस दुनिया को देखते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी नोज़ यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं। हमारे ब्रीदिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी नोज़ से। इससे हम दूसरी चीज़ों की जो स्मेल होती है, चाहे वो क्या हो, फ्रेग्रेंस हो, अच्छी खुशबू हो या फिर बैड ऑडर हो, बदबू हो, उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो होती है हमारे ईयर्स का मतलब ये जो कान हैं हमारे, ये क्या करते हैं? ये लोगों जो हमसे बातें करना चाहते हैं उनकी बात हमें सुनाई दे, वो हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन हमारी हेल्प करता है? वो हमारे ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद है क्या? हमारी टंग। हमारी ये जो टंग होती है ये हमें बातें करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करती है। उसके अलावा टंग का दूसरा फंक्शन क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसका कैसा टेस्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारी टंग से। और बचा जो फिफ्थ वाला जो होता है वो है हमारी स्किन। हमारी पूरी बॉडी पे स्किन की एक लेयर कवर्ड है, उससे हमें पता चलता है कि जो बाहर की कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से टकराती है तो हमें कैसा फील होता है। जैसे कोई भी अगर मक्खी भी आके हमारी स्किन पे बैठ जाएगी तो हमें उसका पता चल जाएगा, हम उसको सेंस कर लेंगे कि कोई चीज़ है जो हमारी बॉडी पर अब आ गई है। तो ये हमारे मेजरली 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम अपने सेंस ऑर्गन्स के सारे के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि उन लिविंग बींग्स के बारे में जो हमारे आसपास हैं। उनमें भी ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उनके सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वीक होते हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर बुक से रीड करना स्टार्ट करते हैं। सुपर सेंसेस किसको कहेंगे? अब हम सुपर सेंसेस हम उस चीज़ को कहेंगे जब सेंसेस की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, उसमें सुपर पावर आ जाती है जैसे, तो हम उसे कहेंगे सुपर सेंसेस है। फॉर एग्जांपल जैसे जो डॉग होता है उसको पुलिस अपनी टीम में क्यों इन्वॉल्व करती है? वो इसलिए इन्वॉल्व करती है क्योंकि एक डॉग की जो सेंस होती है स्मेल की, वो ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो चीज़ों को स्मेल करके डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते उतने अच्छे तरीके से, तो वो उसकी सुपर सेंस है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की और बाकी चीज़ों की। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्ल्यू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कभी खुले मैदान में खाना खा रहे थे और एकदम एक चील वहाँ से उड़ती हुई आई और नीचे आकर रोटी लेकर एकदम उड़ गई? या कभी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। कभी आप सड़क पर या कहीं से जा रहे हैं, वहीं आसपास एक डॉग जो है वो सड़क पर लेटा हुआ है, आपने उसको टच नहीं किया, लेकिन तब भी जस्ट उसके आसपास से जाते हुए ही उसके कान जो हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, उसे पता चल जाता है कि वहाँ कोई है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, हम जब सो रहे होते हैं हमारे आसपास कौन आता है कौन जाता है हमें तो इस तरीके से नहीं पता चलता। एक डॉग को कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो उसकी सुपर सेंस है। इसी तरीके से इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था ईगल का यानी चील का, उसे इतनी ऊपर से, क्योंकि चील तो बहुत ऊपर उड़ती है और रोटी होती है छोटी सी, इतनी ऊपर से उसको कैसे पता चल जाता है कि नीचे रोटी है? वो है उसकी सुपर सेंस विजन की, यानी कि देखने की क्षमता। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. कभी ऐसा होता है घर में कि कोई मीठी चीज़ जब ज़मीन पर या इधर उधर कहीं गिर जाती है तो उसके आसपास मिनटों में ही चींटियाँ आ जाती हैं। तो उन्हें पहले तो आसपास कहीं कोई चींटी नहीं दिख रही थी, लेकिन एकदम से इतनी सारी चींटियाँ कैसे आ गई? इतनी जल्दी उन्हें कैसे उसकी खुशबू आ गई? तो वो इसलिए क्योंकि उनकी जो स्मेल की सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। Why does it happen? Think and tell. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. एनिमल्स के पास भी अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं। वो भी देख सकते हैं, हियर यानी सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं यानी सूंघ सकते हैं, एंड फील, जैसे कभी आपने ट्राई किया हो
किसी डॉग को जब आप अपना हाथ फेरते हो तो उसे अच्छा लगता है, वो अपनी पूँछ लाने लग जाता है, तो यानी उसे भी वो चीज़ फील होती है, वो भी उसका एक सेंस है। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, कुछ जो हैं सबसे फेंटेस्ट यानी कि सबसे धीमी आवाज़ भी सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्मेल से ही अपने फ्रेंड को ढूंढ लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, इसी तरीके से जो एनिमल का वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत अमेजिंग सेंसेस हैं, जो हमारे सेंसेस हैं उनसे उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पर। हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड, एक एंट यानी कि चींटी जो होती है वो अपने फ्रेंड को रिकग्नाइज यानी पहचानती कैसे है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, एक बार एक एंट जो है वो ग्राउंड पर जा रही थी, सामने की तरफ से उसने देखा कि बहुत सारी जो एंट्स है वो ग्रुप में आ रही हैं। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, उसी टाइम वो जो एंट बाहर गई थी, वो जो चींटी बाहर गई थी, वो फटाफट से अपने होल पर वापस आ गई, यानी जहाँ वो रहती थी उस पर वापस आ गई। द एंट गार्डिंग द होल रिकग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, क्या हुआ, उसी टाइम वो जो होल पर एंट थी उसने उन्हें रिकग्नाइज़ कर लिया और उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दी। तो ऐसी जो रिकग्निशन की एबिलिटी होती है ये उन्हें कहाँ से मिली, ये उनकी सेंसेस है, जिससे उन्होंने स्मेल से उसको डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये जो एंट है ये उनके ही ग्रुप की है। अब आएंगे हम पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, ही फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। कह रहे हैं काफ़ी सालों पहले साइंटिस्ट ने इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और आपने भी अपने आसपास ये देखा होगा कि जो चींटियां हैं वो ज़्यादातर एक सीधी लाइन में चलती हैं, जहाँ जहाँ वो लाइन पहली एंड जो है यानी पहली चींटी मोड़ती चलेगी, पीछे की सारी चींटियाँ उसी तरीके से उसी रास्ते पर चलेंगी, चाहे वो रास्ता उन्हें छोटा पड़ रहा हो, चाहे वो और ज़्यादा घूम के जा रही हो एक ही जगह पर, तो लेकिन हमेशा वो लाइन में ही चलती हैं। ऐसा क्यों, यहाँ लिखा हुआ है उसका रीज़न। क्या बता रहे हैं, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि जो एंट्स हैं वो चलते हुए ग्राउंड पर अपने पीछे एक स्मेल जो है वो छोड़ते हुए चलती हैं, जिसको पीछे आने वाली एंट जो है स्मेल करके और रिकग्नाइज़ करती हैं कि ये जो स्मेल है ये उसी ग्रुप के एंट की है जिसको वो फॉलो कर रही हैं। उसी स्मेल को डिटेक्ट करते हुए हर एंट, हर चींटी उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो पहले वाली चींटी गई थी, तो इस वजह से वो एक के पीछे एक चलते हुए लाइन की फॉर्म में चलते हैं। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। अब जो मच्छर हैं वो भी हमें ढूंढ लेते हैं, बाकी जगहों पे तो वो कम दिखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम होते हैं वहाँ ऐसा लगता है सभी मच्छर वहीं आ गए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मॉस्किटोज़ हैं यानी कि जो मच्छर हैं वो हमें कैसे ढूंढते हैं, वो हमें हमारी स्मेल से ढूंढ लेते हैं, जो स्मेल मेनली आती है हमारी फीट से यानी हमारे पैरों से, एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो हीट है यानी गर्माहट है उससे अट्रैक्ट होके वो जो मॉस्किटोज़ हैं वो वहाँ आ जाते हैं। अब साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, वो कह रहा है कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। हम तो किसी को स्मेल करके नहीं डिटेक्ट कर सकते कि कोई 2 किलोमीटर दूर है तो हाँ उसने ये वाला परफ्यूम लगाया था, मुझे 2 किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल आ रही है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये जो सिल्क वॉर्म है ये काफ़ी किलोमीटर दूर से भी अपनी फीमेल सिल्क वॉर्म को सिर्फ स्मेल करके पता कर लेता है कि वो कहाँ है। अब आगे चलेंगे, नीचे लिखा हुआ है डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन। कह रहे हैं कि जो डॉग है वो जगह जगह पर अपना एरिया मार्क करता हुआ चलता है। कैसे अपना एरिया मार्क करता है, जहाँ जहाँ डॉग जाता है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर यूरिन करता हुआ यानी कि टॉयलेट करता हुआ जाता है, जिसमें से जो स्मेल आती है वो वहीं उस जगह पर एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई और जो डॉग वहाँ पर आता है उसको उस स्मेल से पता चल जाता है कि यहाँ पर जो एरिया है वो किसी और डॉग का है। इसी तरीके से जो डॉग ने पहले कभी अपना एरिया बनाया हुआ होता है उसके अंदर अगर कोई और डॉग आता है तो उसके यूरिन की स्मेल से ही वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ हमारे एरिया में कोई और डॉग आया था।
अब चलते हैं हम पेज नंबर 5 पर। वाई सो लिखा हुआ आपको दिख रहा है। टुडे यानी कि आज, रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी को किसी के ज़रूरी काम से जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। काम से जाने की वजह से उसे अपने 6 महीने के छोटे बच्चे जिसका नाम था दीपक, उसको अपनी बहन के पास छोड़ना पड़ा। उसकी बहन का नाम था सुशीला। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला का अपना भी एक बेबी है जो कि 6 महीने का ही है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। क्या हुआ, एक ही टाइम पर दोनों बच्चों ने पॉटी कर दी। She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा scarf. क्या हुआ, जब दोनों ने एक ही टाइम पर पॉटी कर दी तो सुशीला ने अपनी बेटी की जो पॉटी थी वो तो बहुत खुशी से साफ़ की, आराम से साफ़ की, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन के बेटे दीपक की पॉटी साफ़ करने लगी तो उस टाइम उसने अपनी नोज़ जो है स्कार्फ से कवर कर ली, क्योंकि उसको उसमें से स्मेल फील हो रही थी। तो इस तरीके से ये जो काम होता है ये क्यों हुआ, दोनों बच्चे ही तो थे। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये हमारे सेंसेस ही हैं जो हमें ये डिटेक्ट करवाते हैं। जो फीलिंग हम एक सेंस है हमारा, वो हमें रिकॉग्नाइज यहाँ पर करवा रही है कि कौन सी चीज़ हमारी है और कौन सी चीज़ दूसरी। काफ़ी बार ऐसा होता है हमें अपनी चीज़ों में से स्मेल भी नहीं आती और दूसरों की चीज़ों में से स्मेल आती है, वो भी हमारी एक सेंस है जो ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग करने में हेल्प करती हैं। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 6 पर। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं उनकी आँखें उनके फेस के दोनों साइड पर होती हैं, उनके सर के दोनों साइड पर होती हैं। हमारी आंखें जिस तरीके से आप शीशे में देखेंगे तो दोनों आंखें आपको अपने फेस के सामने की तरफ नज़र आएंगी, लेकिन एक जो बर्ड होता है उसकी आंखें उसके सर के दोनों तरफ होती हैं, सामने की साइड नहीं होती। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन 2 different थिंग्स एट अ टाइम। उनकी आंखें जो हैं एक ही टाइम पर 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकती हैं। जैसे उसकी लेफ़्ट साइड पर भी अगर कोई दुश्मन आ रहा है और राइट साइड पर भी कोई दुश्मन आ रहा है तो वो दोनों को ही एक बारी में देख लेंगी। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. लेकिन अगर उन्हें जैसे कोई चीज़ ढूंढनी है तो वो अपनी दोनों आँखों का जो फोकस है वो एक ही जगह करने के लिए बिल्कुल सामने देखती हैं, जिससे जो फोकस की क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their heads to see around. काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो अपनी गर्दन बहुत बार हिलाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें किसी चीज़ पे फोकस करना है तो अपनी गर्दन पहले उन्हें लेफ़्ट करनी पड़ेगी, फिर राइट करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये बोला जा रहा है कि उनकी आंखें जो हैं वो मूव नहीं कर सकती। अब आप कहोगे आंखें तो किसी की भी आंखों से निकल के चलती तो है नहीं, मूव तो करती नहीं है, उनके पैर तो नहीं होते आंखों के। इसका मतलब यहाँ ये है कि जैसे आप सामने की तरफ देख रहे हो, आपकी गर्दन बिल्कुल फिक्स रखो, लेकिन तब भी आप अपने बिल्कुल लेफ़्ट पर कौन बैठा है वो बिना गर्दन हिलाए देख सकते हो। आपके राइट पे क्या चीज़ रखी हुई है या कौन आ रहा है वो भी आप बिना अपनी गर्दन हिलाए आँखों को मूव करके देख सकते हो। लेकिन बर्ड्स में ये एबिलिटी नहीं होती, उनकी आँखें एक ही जगह पर फिक्स रहेंगी। अगर उन्हें ये देखना है उनके लेफ़्ट में कौन बैठा है तो उन्हें अपनी पूरी गर्दन घुमा कर ही देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। पेज नंबर 7 पर। सम बर्ड्स लाइक kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. बोला जा रहा है कि कुछ बर्ड्स जैसे काइट्स, ईगल, वल्चर, इनकी जो विज़न की एबिलिटी होती है यानी देखने की क्षमता होती है वो हमसे 4 गुना होती है, यानी जितना हम देख सकते हैं ये उनसे 4 गुना देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि जो चीज़ मान लो हमसे 2 मीटर की दूरी पर हमें बिल्कुल सही दिख रही है, वो एक ईगल या काइट या वल्चर 8 मीटर की दूरी से बहुत क्लियरली देख सकता है, क्योंकि ये हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा बेटर देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल्स जो हैं उन्हें भी कलर नज़र आते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स जो होते हैं वो उतने कलर्स नहीं देख सकते जितने कि हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको नीचे 4 फोटोज़ दिख रही हैं जिसमें
फर्स्ट पिक्चर के साथ एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है, सेकंड के साथ बर्ड, थर्ड के साथ डॉग और फोर्थ के साथ आपको एक इंसेक्ट बना हुआ है, जिसमें ये शो हो रहा है कि अगर एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग सारे कलर्स देख सकता है जैसे फर्स्ट फोटो में दिख रहा है, तो जो बर्ड हैं उसको वही फ़ोटो इस तरीके से दिखेगी, डॉग को इस तरीके से, और बाकी के जो इंसेक्ट हैं उनको इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखेगी, जिससे हमें पता चलता है कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं उनको सारे कलर्स एक जैसे नहीं दिखते। इसी तरीके से काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो वो कलर्स भी देख सकते होंगे जो शायद हमें नहीं दिखते। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. ये माना जाता है कि जो एनिमल दिन के टाइम पर जगे रहते हैं वो कुछ ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं उनके कंपैरिजन में जो रात के टाइम जगते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं आउल। आउल जो होता है वो रात के टाइम ज़्यादा जगता है, इसलिए ये माना जाता है कि उसको जो कलर्स डिटेक्ट वो कर पाएगा, जो कलर्स उसको दिखेंगे वो ब्लैक एंड वाइट ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा कलर्स रात के टाइम पर डिटेक्ट करने मुश्किल होते हैं। फिर आ गए हम पेज नंबर 8 पर। अब यहाँ पर आपको एनिमल की एक पिक्चर दिख रही है, वो है एक एलिफेंट, और नीचे एक लड़की ने अपने कानों के आगे हाथ लगा के ऐसा लग रहा है वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही है। ये काम किस लिए करते हैं हम? ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी सुनने की थोड़ी एबिलिटी है वो थोड़ी एनहांस हो सके। जैसे एक एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो जो आवाज़ है काफ़ी डिस्टेंस से बहुत क्लियरली सुन सकता है। इसीलिए काफ़ी बार जब हमें कोई आवाज़ बहुत क्लियरली सुनने की कोशिश हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से अपने कानों के आसपास हाथ रख लेते हैं ताकि बाकी की आवाज़ें जो हैं वो ना आए और जो हम सुनना चाह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम सुन पाएँ। इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दिस, में आगे लिखा हुआ है फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before, in which case was the sound sharper. Ask your friends too. अब इसमें बोला जा रहा है एक एक्टिविटी करने के लिए जो स्कूल में तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप घर में आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। आपके घर के किसी और मेंबर को आप बोलिए कि आपसे थोड़े डिस्टेंस पर खड़ा होए और बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कहे, आप उसे सुनिए। फिर थोड़ी देर बाद आप अपने कानों पर इसी तरीके से हाथ रखिए और फिर से उसे कहिए कि वो उतनी ही वॉल्यूम में वही बात या कोई और बात कहे, और फिर से उस बात को सुनिए। आप खुद ये पहचान जाएंगे कि जो पहले वाली आवाज़ आपने सुनी वो धीरे सुनाई दी और बाद में जो आपको आवाज़ सुनाई दी कानों पे इस तरीके से हाथ एक्सटेंड करके लगाने से आपको आवाज़ जो है थोड़ी तेज़ सुनाई दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर। आपको सबसे ऊपर एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें एक बच्चा जो है कान नीचे लगा रहा है। अब वो आपने अपनी क्लास में भी बहुत बार देखा होगा, घर में भी आप बहुत बार देख सकते हैं। क्या होता है, काफ़ी बार जब आप हेड डाउन कर लेटे हुए होते हैं या फिर टेबल पे आप अपने कान अटैच करते हैं यानी लगाते हैं, तो उस टाइम पर आपको हल्की हल्की आवाज़ें भी बहुत तेज़ सुनाई देती है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर सकते हैं। जिन बच्चों के घर के आसपास से कोई ट्रेन का ट्रैक होगा वो अगर अपने घर में ज़मीन पर अपने कान लगा कर देखेंगे तो उन्हें जो ट्रेन जाएगी उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगी। और दूसरा एक्सपेरिमेंट आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में कोई टेबल लीजिए या चेयर या कोई भी ऐसी चीज़, उस पर आप अपना कान लगाइए और उसके बाद उस पर टैप करिए। टैप करने की आवाज़ जो है आपको उसमें कान लगाने के बाद ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगी। फिर एक बार उठकर फिर से टैप करिए, वही आवाज़ आपको एयर में से ट्रैवल करके फिर आपको सुनाई देगी। दोनों में ही जो डिफरेंस है आप डिटेक्ट कर पाएंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राउंड है या ग्राउंड से अटैच चीज़ें हैं जैसे टेबल या चेयर जिस पे आपने कान लगाया था, उसमें से साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं। अब पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के बाद, दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। बोला जा रहा है कि इसी तरीके से जो स्नेक्स हैं यानी कि जो सांप हैं वो ग्राउंड पर रेंगते हैं, ग्राउंड पर क्रॉल कर ही चलते हैं। तो क्या होता है, ग्राउंड से जितनी वाइब्रेशंस आती हैं
उन्हीं से वो आसपास की चीज़ों की आवाज़ जो होगी उसको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके कोई कान तो बाहर होते नहीं जो हम देख सकते हैं, वो सिर्फ जो वाइब्रेशन ग्राउंड पर होती है उसको फील कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है साउंड्स सेंड मैसेजेस। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। जैसे फॉरेस्ट वगैरह में कोई टाइगर या कोई ऐसा शिकार करने वाला जानवर आसपास दिखता है तो जो लंगूर या मंकीज़ होते हैं वो एकदम सबको अलग सी आवाज़ निकाल के वॉर्न कर देते हैं अपने ग्रुप को कि वो सावधान हो जाएं और सेफ जगहों पर पहुंच जाएं जहां पर वो टाइगर या लेपर्ड जो उनका शिकार करने आया है वो ना पहुंच पाए। तो वो जो आवाज़ उस टाइम निकालते हैं वो बाकी की आवाज़ों से थोड़ी अलग होती है, वो एक अलार्म की तरह अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे हमारे घरों में अलार्म लगा हुआ होता है, जैसे स्कूल टाइम में कोई पीरियड ओवर होता है तो बेल बजती है, तो वो एक अलग आवाज़ होती है जिस आवाज़ में कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ हम उस आवाज़ को सुन के समझ जाते हैं कि हाँ पीरियड ओवर हो गया। तो इसी तरीके से ये भी बस एक आवाज़ ऐसे निकालते हैं जो बाकियों को तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनके खुद के ग्रुप के मेंबर्स को वो आवाज़ जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी और वो समझ जाएंगे कि अब उन्हें क्या करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखा हुआ है बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। जैसे हमने लंगूर का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो भी अलार्म कॉल्स अपने ग्रुप को देती हैं डेंजर के अगेंस्ट। सम बर्ड्स even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. कह रहे हैं कि बर्ड्स जो हैं साउंड्स तो देती हैं लेकिन काफ़ी बार उनकी अलग अलग टाइप की साउंड्स भी होती हैं। जैसे अगर आसमान से उनकी तरफ कोई ख़तरा आता है तो वो अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं, अगर ग्राउंड की तरफ से कोई उनकी तरफ कोई एनिमी आता है तो अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं। फिर लिखा हुआ है फिशेज़ गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिशेज़ जो हैं वो जिस पानी में होती हैं वहीं पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देकर अपने ग्रुप को बताती हैं कि कहाँ से उनकी तरफ डेंजर आ रहा है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. काफ़ी बार जो एनिमल्स होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म या इस तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर्स आने वाले होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके जो सुपर सेंसेस होते हैं वो उन्हें पहले ही डिटेक्ट करवा देते हैं कि कोई डेंजर जो है वो आने वाला होता है। इस वजह से वो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो पता नहीं एकदम उन्हें क्या हो गया और अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो लोग फॉरेस्ट में इन एनिमल्स के साथ रहते हैं वो इन एनिमल के बिहेवियर से ही पहचान जाते हैं कि अच्छा अगर ये एनिमल इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो यानी इसका ये मतलब है। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें उनके साथ रहते हुए बहुत टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उनकी लैंग्वेज को वो थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं, उनके बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं। और डेंजर की वजह से जब वो एनिमल अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और सेफ जगह जाने की कोशिश करते हैं तो वो जो आसपास रहने वाले लोग हैं उस बिहेवियर को डिटेक्ट करके खुद भी एक सेफ जोन में चले जाते हैं। आगे आपको एक बॉक्स दिख रहा है उसी पेज पर, उसमें लिखा हुआ है इन December 2004 few tribes that live in the forests of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the islands were hit by the tsunami, but these people were saved. 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आई थी जिससे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसी टाइम पर ये नोटिस किया गया कि अंडमान आइलैंड्स में जो जंगलों में लोग रहते थे उन्होंने एनिमल के बिहेवियर को नोटिस किया कि एकदम से वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। उन्होंने उनके बिहेवियर को नोटिस करके डेंजर को डिटेक्ट कर लिया। वो भी उस टाइम पर एनिमल के बिहेवियर को देखते हुए सेफ जोन पर चले गए। तभी थोड़ी देर में जब सुनामी आई उस आइलैंड पर तो जितने भी लोग थे जो एनिमल बिहेवियर को समझ के सेफ जोन पर गए थे उन सबको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ रहे। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 10 पर। आपको सबसे ऊपर एक फ़ोटो दिख रही है डॉल्फिन की। डॉल्फिन के आसपास आपको सर्कल्स भी दिख रहे हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जो हमने पिछले पेज पर बात करी कि फिशेस जो हैं वो सिग्नल्स भेजती हैं। अब इसके बारे में लिखा हुआ है डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। जो
डॉल्फिन्स हैं वो भी इसी तरीके से बाकी एनिमल्स की तरह मैसेजेस भेजती हैं दूसरे को, ये बताने के लिए कि खाना कहाँ है, डेंजर कहाँ है, कौन सी तरफ जाना है। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, खुद की अपनी ही, जिन्हें समझना थोड़ा अलग होता है, डिफ़िकल्ट होता है। फिर लिखा हुआ है से इट विद साउंड्स। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm clock? For example, when the teacher is coming to the classroom. ये तो बहुत बार होता है, जैसे ही आपको दूर से दिखता है कि टीचर जो है वो आने वाली है, वो खुद ही बच्चे जो हैं एकदम हड़बड़ा के अपने डेस्क पर चले जाते हैं। उसने कुछ कहा नहीं होता, लेकिन उसके एक्शन से ही सब समझ जाते हैं कि हाँ क्या बात है एकदम, यानी कि टीचर आने वाले हैं। और जैसे वो अपनी सीट पर भागा है, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी भागने लगते हैं। उसने कहा नहीं है कुछ, वो कुछ ऐसे करता है अरे 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 और अपनी सीट पर चले जाता है। और यही वो अलार्म क्लॉक है जो बाकी बच्चे समझ जाते हैं। फिर है स्लीपिंग वेकिंग, यानी नींद में वेक यानी कि जगे रहना। काफ़ी बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो नींद में अजीब अजीब बातें करते हैं या अजीब अजीब मूव करते हैं, चलने भी लग जाते हैं। उसी तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? काफ़ी बार आपने ये भी देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पर जो लेज़र्ड यानी कि जो छिपकली होती है वो आपके घर में जो समर में इधर उधर घूमती रहती है, विंटर में तो वो दिखती ही नहीं। क्या आपको पता है वो कहाँ चली जाती हैं? तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीज़न में छुप जाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जो नहीं निकलते, अपना खाना जो है वो पूरा सेव करके रखते हैं। अब आगे आते हैं हम पेज नंबर 11 पर। ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है स्लॉथ। स्लॉथ आपको एक बियर की तरह छोटा सा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। बोला जा रहा है ये एक बियर की तरह लगता है लेकिन बियर नहीं होता। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। बोला जा रहा है कि दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 17 आवर्स ये सिर्फ सोने में स्पेंड कर देता है, यानी व्यतीत कर देता है। बाकी के टाइम पर ये अपने जो ज़रूरी काम होते हैं वो करता है, लेकिन मोस्टली 17 आवर्स, जैसे इन्होंने बोला 17 आवर्स ये पेड़ पर लटक कर सोने में टाइम स्पेंड करता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। स्लॉथ जो है उसी पेड़ पर उसको खाना मिल जाए ऐसी ही जगह वो सोता है कि उठते ही ज़्यादा उसको मूव ना करना पड़े। जहाँ जिस पेड़ पर वो सोया होता है उठ के उसी पेड़ के पत्ते वो खा लेता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसको बहुत ही कम ज़रूरत होती है कि वो इधर उधर कहीं जाए या कुछ और चीज़ खाए। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जैसे ही उसको लगता है इस पेड़ से अब उसने काफ़ी सारी पत्तियाँ खा ली हैं, तो वो उसी के आसपास वाले पेड़ पर चला जाता है सोने के लिए। Sloth lives for about 40 years and at that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. बोला जा रहा है अपने पूरे लाइफ टाइम में स्लॉथ जो है 40 ईयर्स जो है वो जीता है, और उस टाइम में पूरे 40 सालों में वो लगभग 8 ट्रीज़ तक ही मूव करता है। यानी आप सोच सकते हैं कि वो कितना लेज़ी टाइप का एनिमल है। हफ्ते में वो सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है और अपने आप को रिलीव करता है, यानी जब उसको फ्रेश होना होता है तभी वो नीचे आता है। पेज नंबर 12 पे आपको एक टाइगर दिख रहा है। उस टाइगर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। रात के टाइम तो हमें बहुत कम दिखता है, ज़्यादा दूर का भी नहीं दिखता, अंधेरा होता है, लेकिन जो टाइगर होता है वो हमसे 6 times बेटर देख सकता है, यानी कि 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता है रात को भी। उसके बाद लिखा हुआ है द टाइगर्स विस्कर्स। विस्कर्स हम बोलते हैं जो उसकी नोज़ के आसपास लंबे लंबे बाल होते हैं थोड़े बहुत, उनको हम विस्कर्स बोलते हैं। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर। हमने अभी पहले बात की थी जो स्नेक है वो ग्राउंड में जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है,
लेकिन जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं वो तो हवा में भी जो वाइब्रेशन होती है उसको भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। इसी की वजह से वो डार्क में यानी अंधेरे में बहुत आराम से मूव भी कर सकता है और अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को ढूंढ सकता है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. बोला जा रहा है जो टाइगर है उसके सुनने की क्षमता इतनी तेज़ होती है, इतनी साफ भी होती है कि वो ज़मीन पे पड़ी हुई पत्तियों के हिलने की आवाज़, हवा की वजह से और किसी जानवर के वहाँ जाने की वजह से जो आवाज़ आती है पत्तियों में, दोनों में फ़र्क पहचान सकता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। जो टाइगर होता है उसके जो कान हैं वो मूव कर सकता है अलग अलग डायरेक्शंस में, और जो साउंड्स आ रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से वो उन्हें कैच कर सकता है ताकि अपने प्रे की एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसको पता चल सके। फिर लिखा हुआ है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। बोला जा रहा है कि जो बाकी एनिमल्स जैसे अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, इसी तरीके से जो टाइगर है वो भी अलग अलग आवाज़ निकाल के अपने पर्पस के हिसाब से रोर करता है। जैसे कहीं उसको खाना मिला है तो अलग तरीके की आवाज़ निकालेगा, अगर वो गुस्सा है तो अलग तरीके की आवाज़ निकालेगा, कहीं से कोई शिकारी आ रहा है उसके लिए तो वो अलग तरीके से आवाज़ निकालेगा, अगर वो अपनी टाइग्रेस को बुलाना चाहता है यानी शेरनी को बुलाना चाहता है तो अलग तरीके से आवाज़ निकालेगा। और उसका जो रोर है, उसकी जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे सकती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। बोला जा रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा था जो डॉग है वो अपना एरिया अपने यूरिन से मार्क करता है, इसी तरीके से जो टाइगर है वो भी अपना एरिया अपने यूरिन से मार्क करके रखता है, जिसमें कोई और दूसरा टाइगर आने की कोशिश नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक अपना एरिया मार्क कर सकते हैं। अ टाइगर कैन एट वंस come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. एक टाइगर जो है वो दूसरे टाइगर के उसके एरिया में आना डिटेक्ट कर सकता है, और इसीलिए जो टाइगर वगैरह होते हैं ये दूसरे टाइगर के एरिया में जाना प्रेफर नहीं करते। उसके बाद हम आ गए हैं पेज नंबर 13 पर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। ये तो आपको पता ही होगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से कि टाइगर जो है वो कितना अटेंटिव, कितना अलर्ट है, लेकिन तब भी आज के टाइम पर जो टाइगर है वो डेंजर में है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि टाइगर को बहुत सारे लोग मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन होती है उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, बस इसलिए उस टाइगर को जो है वो मार दिया जाता है। वो डेंजर में इसीलिए आ गया है। अब आगे लिखा हुआ है डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आपको पता है कि आज के टाइम पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको मार दिया जाता है और उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट्स होते हैं यानी कि हाथी, वो उनके टस्क के लिए मार दिए जाते हैं। टस्क हम किसको बोलते हैं? टस्क हम उनके उन वाले दांतों को बोलते हैं जो दांत हमें बाहर की तरफ दिखते हैं। कभी आपने एलिफेंट को देखा हो तो ध्यान देना कि उसके सिर्फ 2 ही दांत, उसकी जो सूंड होती है उसके दोनों तरफ दिखते हैं। बाकी के जो उसके दांत होते हैं वो उसके मुंह के अंदर होते हैं, जो खाना खाने के लिए वो यूज़ करता है। जो बाहर है उसके उन दांतों को हम टस्क बोलते हैं, जिसके लिए एलिफेंट्स को मार दिया जाता है। उन टस्क से लोग ज्वेलरी बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, इस तरीके के अलग अलग कामों में उसको यूज़ करते हैं। फिर लिखा हुआ है राइनोसरस फॉर इट्स हॉर्न। राइनोसरस जो होता है वो उसके हॉर्न की वजह से, उसके सींग की वजह से मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स। टाइगर, क्रोकोडाइल और जो स्नेक होते हैं उनको उनकी चमड़ी के लिए, उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। मस्क डियर एक ऐसा डियर होता है जिसकी नाभि में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, उस खुशबू को ही हम मस्क बोलते हैं।
उस मस्क को लेने के लिए ही, उससे सेंट बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए ही उस मस्क डियर को मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। जो लोग इन एनिमल्स को इस तरीके से मारते हैं उन्हें हंटर्स या पोचर्स कहा जाता है। अब आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। काफ़ी सारे जो टाइगर्स हैं और बाकी एनिमल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि अभी हैं तो लेकिन कम हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। इसका खतरा है अब कि जो अब एनिमल्स हमें दिख रहे हैं वो अब आगे जाकर दिखेंगे भी नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो ब्लैक डियर होता था वो पहले होता था, अब तो वो है ही नहीं। जैसे डायनासोरस है, डायनासोरस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि अब नहीं है इस दुनिया में। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से टाइगर्स और बाकी एनिमल्स को मारा गया तो ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी ये रिड्यूसिंग यानी कि कम हो रहे हैं। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट्स एज प्रोटेक्टेड एरियाज़। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने ये घोषित किया है कि जो जंगल हैं कुछ जगहों के वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंडर आएंगे। क्या मतलब हुआ उसका? उसका मतलब ये हुआ कि उन जंगलों में कोई भी बिना परमिशन नहीं जा सकता, वहाँ पर हंटिंग नहीं हो सकती, ताकि वो जो एनिमल्स वहाँ पर हैं वो सेफ़ रहें। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ एरियाज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में है ये घाना, इसको भी प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है। इन दीज एरियाज़ नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन जगहों पर जाकर ना ही कोई एनिमल को हंट कर सकता है और ना ही कोई जंगल को नष्ट कर सकता है, क्योंकि एनिमल्स को तो प्रोटेक्ट करना ही है और जंगल क्या है? जंगल उनका घर है। आगे आपको पेज नंबर 14 पर एक पपेट बनाने के लिए दिया हुआ है। आप इस एक्टिविटी के स्टेप्स को रीड करिए और उसके साथ आप इसे बना सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर बता सकते हैं मुझे। अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इसी चैप्टर के जो कॉपी में काम कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हम वो काम कॉपी में रिटन फॉर्म में कैसे करेंगे वो पूरा उसमें डिस्क्राइब्ड होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।